नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण क्या था, उसका सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक सीमा कहाँ तक थी, उसका प्रसार कहाँ तक था, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे और उसके सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नगर नियोजन किस प्रकार से था, सिंधु घाटी सभ्यता के का सामाजिक जीवन या धार्मिक और आर्थिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु संस्कृति का जो उदय है वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज के कारण इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं और कांसे का प्रयोग अधिक होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ये आप मैप देख रहे हैं, इसमें जो पिंक सा जो हिस्सा है, ऑरेंज पिंक सा हिस्सा है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। ये भारत का जो उत्तर पश्चिमोत्तर जो हिस्सा है उसके अंदर ये सिंधु घाटी सभ्यता पनपी। काल निर्धारण, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान अपने अपने मतों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं। जॉन मार्शल कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व था। अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, और सीजे गेट कहते हैं 2350 से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिन व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। लेकिन जो सबसे अधिक मान्य है रेडियो कार्बन मेथड, C14 मेथड कहते हैं, इसके द्वारा पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी और इसका प्रसार कहाँ तक था। ये सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार रूप में है और 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक है और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पूर्व में पश्चिमी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। और इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सूतकांगेंडोर जो बलूचिस्तान में, और पूर्व में आलमगीरपुर, और उत्तर में मांडा जो कि जम्मू में है, और दक्षिण में दैमाबाद है। भारत में इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 1100 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व में 1600 किलोमीटर है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा गया है। मैंने इसको एक ग्राफ के द्वारा बताया है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप देख रहे हैं, मैंने प्लस के माध्यम से बताया है। इसमें जो सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा, और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, और सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का वो आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सूतकांगेंडोर। और ये जो स्थल हैं सब जो इतनी दूरी पर स्थित हैं वो सब मिलाकर एक ट्राइंगल सा शेप बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें मैप के अंदर मैंने इसको स्टार भी किया है। मेन जो स्थल है इस केस में आपको दिख रहे हैं। आलमगीरपुर जो इसका सबसे पूर्वी स्थल है, हड़प्पा दिख रहा है, मोहनजोदड़ो दिख रहा है, लोथल दिख रहा है। बाकी और भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं, कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं। तो आप इस मैप को अच्छे से देखें, इसका अध्ययन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र कहते हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से मानते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि सुमेरियन सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। राखाल दास बनर्जी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, और अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं। व्हीलर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो दस्यु और दास हैं।
ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं, आर्किटेक्चर है ये। जो पुरातत्ववेत्ता ने जो पिक्चर्स खींची है ये निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं अलग अलग इस तरीके का आर्किटेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये 4 पिक्चर्स हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल, जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन यानी बंदरगाह वाला एरिया, और अन्य नगर और कस्बे। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियां थी। तो हम कुछ स्थलों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। कई बार कंपटीशन में एग्जाम में पूछा था, एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हड़प्पा स्थल कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे हैं, कौन सी जगह पर है। हड़प्पा के टीलों या खंडरों के बारे में सबसे पहले जानकारी जो दी है वो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी। 1921 से 23 तक दयाराम साहनी ने, और 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने, 1946 ईस्वी में व्हीलर ने हड़प्पा का व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया, खुदाई करवाई। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को तो नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। हड़प्पा में 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्ष हैं, और वो वहाँ पर एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में, जहाँ पर जो आवासीय क्षेत्र है उसके दक्षिण वाले पार्ट में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 नाम दिया है। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास और दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मीटर में फैले अन्नागार से की गई है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक जो मिली हैं वो हड़प्पा से मिली है। ध्यान रखे पढ़ें, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक जो मिली हैं वो हड़प्पा से मिली हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा प्रदान की है। इसके अलावा हड़प्पा से कुछ और महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो कि उर्वरता देवी का प्रतीक है, 2 पहिए वाले तांबे का रथ, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं तथा गेहूं और जौ के दानों के अवशेष भी हड़प्पा से मिले हैं। ये 6 की पंक्ति में अन्नागार है, आप काउंट करके देख सकते हैं। ये अन्नागार हैं जो अभी इस तरीके से दिखते हैं। ये पब्लिक वेल है, हड़प्पा का कुआं, आपको ये गड्ढा नुमा दिख रहा है नीचे की तरफ। ये हड़प्पा से प्राप्त मोहरें हैं अभिलेख युक्त। और ये गाड़ी है मोहनजोदड़ो। सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु नदी के किनारे ये हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लरकाना यानी सिंध में ज़िले में अवस्थित है। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय जो है वो दुर्ग के टीले में है। यह विशाल स्नानागार जो इसका प्रयोग किया जाता था वो धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। इसकी फर्श पक्की ईंटों की बनी है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ये कई बार एग्जाम्स में इसका साइज पूछा हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक और सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। ये 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो से कुछ और भी अवशेष मिले हैं, जैसे महाविद्यालय भवन मिला है, कांसे की एक नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है, पुजारी यानी योगी की एक मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित एक पशुपतिनाथ मुद्रा पर बनी हुई है, शिव की मूर्ति मिली है, सूती कपड़ा के अवशेष भी जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं, कुएं से एक नरकाल भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गाड़ी और घोड़े के
टेराकोटे नमूने भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये आपको दिख रहा है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में से है। ये पुरोहित की मूर्ति है, मुद्राएं मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति है जो मुद्रा पर बनी हुई है, एक नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति है, ज्वेलरी मिली है। ये सब चीज़ें जो दिख रही है आपको पिक्चर में, ये मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ये म्यूज़ियम से ली हुई पिक्चर्स हैं। ये मृदभांड मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये अनाज के साक्ष्य हैं, जले हुए अनाज के साक्ष्य दिख रहे हैं आपको एक मटके में। और इसके अलावा मृदभांड मिल रहा है, सुई धागा मिल रहा है, और ये थोड़े से हथियार में कुल्हाड़ी और ये भाला दिख रहा है आपको। ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1957 ईस्वी में डॉक्टर S.R. राव ने की थी। ये पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। गढ़ी मतलब दुर्ग। लोथल की सबसे बड़ी उपलब्धि जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड यानी बंदरगाह है। यह लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। मैं आपको आगे इसकी पिक्चर दिखाऊंगी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है बंदरगाह, धान या चावल और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहर, यानी फारस की मोहर मिलना मतलब हमारा विदेशों के साथ भी, सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशों के साथ भी व्यापार होता था। घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। युगल यानी 2 व्यक्तियों को एक साथ समाधिस्थ करना। मृदभांड मिले हैं यानी मिट्टी के उपकरण, और मोहरे, बाट और माप के उपकरण तथा पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये लोथल का बंदरगाह है। इसमें अभी पानी नहीं है। ये इस तरीके से दिखता है, ईंटों से बना हुआ, चारों तरफ इसे ईंटों की दीवार बना रखी है। ये भी एट प्रेजेंट इस तरीके से दिखता है। ये एक कोना है लोथल के बंदरगाह का। ये इसका किचन वाला सेटअप है लोथल का, जो इस तरीके से दिखता है। ईंटों की चिनाई आपको दिख रही है। अभी पूरी तरीके से कोई बिल्डिंग के रूप में नहीं है, सारा ध्वस्त हो चुका है, सिर्फ अवशेष के रूप में है ये सब। ये लोथल से प्राप्त मृदभांड है, मिट्टी के उपकरण हैं। आप इन उपकरणों को देखोगे, आप इन मटकों को देखोगे तो हमारे जो आज के जो मटके हैं उनके जैसे ही ये दिखते हैं, बिल्कुल बनावट में। ये युगल समाधि है, आप देख रहे हैं 2 कंकाल एक साथ दफनाए हुए दिख रहे हैं आपको। 2 कंकाल हैं इसके अंदर। तो युगल समाधि के भी, युगल शवाधान भी हमें लोथल से मिलता है। ये कुआं है इस साइड में, और ये जो मैप के पास आपको किचन वाला पोर्शन नज़र आ रहा होगा मैप के अंदर, देखिए ये फारस की मोहरें, ये किचन वाला पोर्शन है। ये बंदरगाह है जिसमें पानी भरा हुआ है, आपको पिक्चर दिख रही होगी। हमने वहाँ पे खाली वाला देखा है, इसमें भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। ये घोड़े की मृण मूर्ति। धोलावीरा अहमदाबाद से 350 किलोमीटर दूर गुजरात के कच्छ जिले में ये भचाऊ तालुक में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में की थी, और 1990-91 ईस्वी में उत्खनन इसका R.S. विस्ट ने करवाया था। ये हड़प्पा सभ्यता का चौथा विशालतम नगर है, और इस आकार के 3 अन्य नगर जो हैं वो गनेडीवाला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। तो धोलावीरा के अलावा जो 3 और बड़े नगर हैं वो गनेडीवाला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। धोलावीरा से मन के मोहरें, कांसे के औजार, मृण मूर्तियाँ, हाथी दांत और पत्थर की वस्तुएं और मृदभांड मिले हैं। धोलावीरा से नगर के 3 भागों में बटे होने के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। तीनों भागों में से एक गढ़ी था, और दूसरा मध्यम और तीसरा निचला नगर था। धोलावीरा से खेल समारोह का मैदान मिला है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया कहाँ से खेल समारोह का मैदान कहाँ था सिंधु घाटी सभ्यता में, धोलावीरा। यहाँ पर उत्कृष्ट जल व्यवस्था के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर दीवार के अंदर 16 जलाशय बनाए गए थे। नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस तरीके से था, नगर की बसावट किस तरीके से थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में शासक परिवार के अपने दुर्ग थे, तथा प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे।
नगर भवनों की विशेषता ये थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, जाल की तरह बने हुए थे, फैले हुए थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, और वे चाहे छोटी हो या बड़ी, सब जो बस्तियां थी वो बिल्कुल आयताकार खंडों में विभक्त थी। विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठान संबंधी कार्य के लिए किया जाता था, जो फर्श पक्की ईंटों की मिलती थी। यहाँ पर विशाल अन्नागार मिला है, जिसका प्रयोग अनाज संग्रहण के लिए किया जाता होगा। भवनों का निर्माण कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से किया जाता था। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली भी अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने कुएं थे, और घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे एक नालियां बनी हुई थी, जैसे आज के ज़माने में बनी होती थी। अक्सर ये नालियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी होती थी। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने स्वच्छता प्रिय थे। जो कुछ कमरे मिले हैं और वो कुछ मकान मिले हैं जिसमें 3 से 4 कमरे मिले हैं, और इसमें जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। यहाँ हर मकान में रसोई घर, स्नानागार और सीढ़ियाँ मिली हैं। यहाँ पर सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी। ईंटों को जोड़ने में जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग किया गया था। स्वच्छता और जल निकासी की सुंदर व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो समकालीन अन्य किसी व्यवस्था में नहीं थी। और यहाँ पर जो बड़े बड़े मकान मिले हैं, इससे पता चलता है कि संयुक्त परिवार प्रथा वहाँ पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस तरीके से था? परिवार मातृसत्तात्मक और जॉइंट फैमिली सिस्टम था, यानी संयुक्त परिवार प्रथा थी। समाज 4 भागों में डिवाइड था: विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमजीवी। भोजन में ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन ग्रहण करते थे। वस्त्र, ये सूती और ऊनी दोनों वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, वो सोने, चांदी या तांबे के होते थे। केश श्रृंगार यानी बाल बनाना, सौंदर्य प्रसाधन यानी मेकअप का प्रयोग करना। स्त्रियां जूड़ा बनाती थी, पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। मनोरंजन के साधनों में नृत्य करना यानी डांस करना, पासा खेलना, शिकार और पशुओं को लड़ाना, ये इनका मनोरंजन का साधन था। धार्मिक जीवन में ये परम पुरुष की उपासना करते थे। इनके अनुसार ईश्वर एक है, वो एक ही परमात्मा में विश्वास करते थे और परम सत्ता को सृष्टि का निर्माता मानते थे। मातृ देवी की भी पूजा करते थे। प्रकृति देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा से एक मुद्रा मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, तो वो प्रकृति की भी पूजा करते थे। पशुपति शिव की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, जल पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे। पशुओं में वो हाथी, चीता और गैंडा की पूजा करते थे। वृक्षों में वो पीपल की पूजा करते थे। इसके अलावा वो जननेंद्रियों की भी पूजा किया करते थे। आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। इसके अलावा शिल्प प्रौद्योगिकी का भी उन्हें ज्ञान था, जैसे पत्थर के सामान, फलक, मनके, मुहर बनाना, ईंटें बनाना, कांसे की अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करना, बढ़ई, कुम्हार, इन सब के कार्य, सूती कपड़ा बनाना, ये सारी चीज़ें शिल्प प्रौद्योगिकी का ज्ञान उनको था। इससे पता चलता है। व्यापार में अंतर्देशीय और विदेशी दोनों होते थे। व्यापार सड़कों, नदियों और समुद्री मार्ग से होता था। मापतोल पद्धति विकसित थी उस समय, और व्यापार जो किया जाता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तिकला, चित्रकला और नृत्य कला में भी निपुण थे, वास्तुकला में भी निपुण थे। हड़प्पा वासियों को लेखन कला का भी ज्ञान था। सेलखड़ी की कई सारी आयताकार मोहरें मिली हैं तथा तांबे की गुट्टिकाएँ मिली हैं। उन पर सिंधु लिपि के 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कितने? 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये लिपि जो थी वो अक्षर मूलक थी, लेकिन चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है। ये लिपि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखी गई है, जिसे नाम दिया है बुस्त्रोफैदन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम है बुस्त्रोफैदन। ये आपको दिख रही है, चित्रात्मक लिपि है। इसमें जो अक्षर दिख रहे हैं ये लिपि है इनकी। ये मोहरों पे भी आपको लिपि दिखेगी, पशुओं के चित्र दिखेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त इस तरह की मूर्तियाँ हैं। पुरोहित की मूर्ति यहाँ मिली है।
ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आभूषण हैं, किस तरीके से ये आभूषण ग्रहण करते हैं। आपको ये पत्थर पे एक चौसर खुदा हुआ मिलेगा, जो मनोरंजन के साधनों में से एक हैं। ये पासे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से मिले हैं। ये तराजू मिली है, ये बाट मिले हैं, यानी मापतोल के उपकरण भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसंधान और उत्खननों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर सभ्यता के स्वरूप के आधार पर हम उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: शांतिजन्य सभ्यता, नगरीय सभ्यता और व्यापारिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता शांतिजन्य सभ्यता कैसे थी? खुदाई के दौरान युद्ध के लिए प्रयुक्त होने वाले हथियारों की संख्या जो थी वो कम थी, और घरेलू कार्यों में जो उपयोग लिए जाने वाले उपकरण थे उनकी संख्या अधिक थी। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। नगरीय सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थलों पर गढ़ी यानी दुर्ग व निचले शहरों का अवशेष मिलता है तथा विशिष्ट तरीके से सड़कों और नालियों का प्राप्त होना, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। व्यापारिक सभ्यता किस तरीके से? उत्खनन में खेत जोतने और पशुपालन, मन के बनाने के कारखाने, कुंभकारी, विदेशी मोहरें मिली है। हाथी दांत की छड़ों का प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप था वो व्यापारिक था, वो एक तरीके से व्यापारिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इस सभ्यता के पतन के लिए और विलुप्त हो जाने के बहुत सारे कारण हैं। अलग अलग विद्वान और इतिहासकार अपने अपने तथ्यों के आधार पर अलग अलग मत देते हैं। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि बाहरी और आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल मेके और श्री रंगनाथ राव कहते हैं कि बाढ़ आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई। ऑरेल स्टाइन और A.N. घोष कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ। M.R. साहनी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भूतात्विक परिवर्तनों की वजह से हुआ। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण थी, ये जॉन मार्शल कहते हैं। KUR कैनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हुई। तो अलग अलग विद्वान, अलग अलग इतिहासकार अपने अपने मतों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक प्रसार कहाँ कहाँ तक था, उसके निर्माता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में पढ़ा, नगर नियोजन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा, और सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप और पतन के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।